अस्सलाम वालेकुम शाराए दसूर से मैं हूं अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी और आप हैं AQS के साथ। और आज हम रूदाद लेकर आए हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के साबिक जज जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी की अपनी बरतरफी के ख़िलाफ़ जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आइनी दरख्वास्त है उसकी आज फिर समाअत हुई है 3-4 दिन के वक्फे से के बाद। गुज़िश्ता समाअत में ये हुआ था कि जस्टिस शौकत सिद्दीकी की जो रावलपिंडी बार में तकरीर थी जिसमें उन्होंने कहा था कि खुफिया इदारों की तरफ से अदालती अमूर के अंदर मुदाखलत हो रही है। और गुज़िश्ता जो समाअत थी उसमें ये बात भी सामने आई थी कि जस्टिस शौकत सिद्दीकी से खुफिया इदारों के अहलकारों की मुलाकातें भी होती रहीं। इस पर जस्टिस उमर बंदयाल ने सवाल छोड़े थे और कहा था कि आप जब अगली समाअत में आएँ हामिद खान को, जो कि जस्टिस शौकत सिद्दीकी के वकील हैं, कि आप ये भी बताइएगा कि ISI के अहलकारों से जज साहब क्यों मिलते रहे थे। और आज की जो समाअत हुई है, आज की समाअत में गो के उस तरह से तो ज़िक्र नहीं हुआ, लेकिन जस हामिद खान जो है उन्होंने जो जस्टिस शौकत सिद्दीकी को शो कॉज नोटिसेस आए थे इस रावलपिंडी बार की तकरीर के बाद उनके ख़िलाफ़ जो रेफरेंस रजिस्ट्रार के नोट के ऊपर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने अज़ खुद लिया था, उन जो शोकाज नोटिस हैं उनके जवाब में उन्होंने उन मुलाकातों की तफसील भी बयान की है कि जिसमें कौन कौन सा खुफिया अहलकार उनसे मुलाकात करता रहा। और इस मामले के ऊपर जब ये सब कुछ पढ़ा जा रहा था तो हमने ये देखा कि अदालत के अंदर जो माहौल था वो कशीदा भी हुआ और जस्टिस उमर अता बंदयाल जो हैं वो आज एक मर्तबा फिर बरहम हुए। और ये सारा सिलसिला उस वक्त शुरू हुआ जब ये शो कॉज नोटिस का जवाब दिया गया और बताया गया कि खुफिया इदारों के जो अहम अहलकार हैं उन्हें मीटिंग के अंदर शौकत सिद्दीकी को क्या कहा और जस्टिस शौकत सिद्दीकी ने उन्हें क्या जवाब दिया था। बिलखसूस जस्टिस एजाजुल एहसन ने यह सवाल उठाया कि शौकत सिद्दीकी ने जो रावलपिंडी बार में तकरीर की थी उस तकरीर से वो हासिल क्या करना चाहते थे। और फिर उसके बाद जब बहुत सारे जो जवाबात आए उनकी वजह से माहौल कशीदा भी हुआ और फिर इख्तिताम यहाँ पर हुआ कि जस्टिस उमर अता बंदयाल ने जब ये कहा कि शौकत सिद्दीकी साहब, आप उन लोगों के साथ ताल्लुक़ या राब्ते में आपका ताल्लुक़ था। इस पर जस्टिस शौकत सिद्दीकी खड़े हुए अदालत में और कहा कि सर ये बात गलत है कि मेरा उनके साथ किसी किस्म का भी कोई ताल्लुक़ है। और वो कुछ बोलना चाहते थे और उन्होंने जब ये कहा कि मैंने मेरे गर्दन के ऊपर हाथ था दो साबिक आला जजेस का, जैसे साकिब निसार और आसिफ सईद खोसा का। जब ये बात हुई तो जस्टिस उमर अता बंदयाल और बेंच के चारों जज साहिबान, पाँचों जज साहिबान उठे और चले गए इस जुमले के साथ कि अब आपने तकरीर के बाद नाम लेना शुरू कर दिए, हम आपकी ये तकरीर नहीं सुनते हैं। समाअत कब तक के लिए मुलतवी हुई है? गुज़िश्ता समाअत की तरह इस समाअत के अंदर भी कोई पता नहीं कि आइंदा कब इसकी समाअत होगी। लेकिन ये इशारा ज़रूर दिया गया है कि डे आफ्टर टुमारो शायद दोबारा बेंच जो है रिकॉन्स्टिट्यूट होगा। आज की जो बड़ी अहम रुदाद है वो हम सुनते हैं जनाब नासिर इकबाल साहब से और हसनात मलिक साहब से। नासिर साहब, वो ऐसी क्या बात थी कि जिसके बारे में हामिद खान साहब ने ये कहा कि जस्टिस शौकत सिद्दीकी ने बताया है कि पर्दे के पीछे क्या होता रहा? ये एक बहुत बड़ी बात है कि वो इस सारी सूरत हाल को आवाम के सामने लाए। पर्दे के पीछे कौन कौन से अहलकारों ने उनसे मुलाकात की और उस मुलाकात में क्या कुछ डिस्कस हुआ था? क़य्यूम साहब, बेसिकली जो हामिद खान साहब है जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी साहब का, वो यही बताना चाह रहे थे कि जजेस का असल में यही क्वेरी थी कि आपको ज़रूरत क्या पेश आई थी कि आप जाके स्पीच करते, आपका ये काम नहीं है। तो वो यही कहना चाह रहा था कि मैं आप ये बताना चाह रहा था कि जो अहलकार मुझसे मिलने आया करते थे वो इनफैक्ट मतलब मैं ये बताना चाह रहा था कि इंस्टीट्यूशन ऑफ जुडिशरी कितनी इन्फ्लुएंस में है, कितने प्रेशर में है। क्योंकि वो कहते थे कि उस मीटिंग्स में जो DGC ISI के मेरे से मिलने आए फैज़ हमीद साहब,
एक और भी ब्रिगेडियर इरफान रामे मरवा कुछ तरह हाँ, और एक मरवत साहब, हाँ, 3 मतलब वो ये जिस तरीके से बात करते थे कि हम आपका जो है केस लगवा देंगे, वो मतलब ये कि वो मैनिपुलेट करवाते थे कि मैं ये इस बात पे भी हैरान होता था कि वो इस बात पे भी थे कि हम आपके जो केस है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में वो भी इज आउट करवा देंगे। मैं हैरान होता था कि यार इनकी इतनी मैनिपुलेशन है कि ना ये सिर्फ ये कि केस ईज आउट करवा देंगे, बल्कि नवंबर के बजाय आपको सितंबर में चीफ जस्टिस बनवा आपको देंगे जो आपको। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस है उस वक्त कांसी साहब थे, अनवर कांसी साहब, हम उनको अर्ली रिटायर करवा के आपको चीफ जस्टिस भी बनवा देंगे। कहते मैं ये इस बात पे हैरान था कि इस कदर इन्फ्लुएंस है जुडिशरी के ऊपर कि मैनिपुलेट भी करवा रहे हैं, केसेस की मैनेजमेंट भी करवा रहे हैं, और ये भी उन्हें पता है कि किस केस में क्या जजमेंट आएगा, ये तक पता था उनको। अच्छा, ये पनामा जजमेंट के हवाले से भी उन्होंने कुछ रिविलेशन की थी, जिसमें वो कहा गया कि इस तरह तो हमारी 2 साल की मेहनत ज़ाया हो जाएगी। ये क्या इसमें, ये ब्रीफली अगर आप बता सकें। सर पैनामा नहीं, इसमें उन्होंने धरने का भी, क्योंकि मैंने ऑब्जर्वेशन दी थी कि ये क्यों क्यों रास्ता बंद किया गया जस्टिस इस्लामाबाद। शौकत सिद्दीकी ने ऑब्जर्वेशन और दी। जस्टिस शौकत सिद्दीकी ने के दिया था कि ये क्यों इस्लामाबाद का रास्ता बंद है, ये क्यों धरना किया जा रहा है। और उस ज़माने में पैनामा की हियरिंग भी चल रही थी, और मतलब ये उनको ये तक पता होता था कि इसकी क्या जजमेंट आ रही है, मतलब इसका क्या आउटकम क्या होगा। कहते हैं ये बात बड़ी शॉकिंग थी मेरे लिए कि हर चीज़ इनको पहले से कैसे इल्म है। इसका ये मतलब है कि मैनिपुलेशन हो रही है, ये शौकत सिद्दीकी साहब का कहना है कि हर चीज़ मैनिपुलेट की जा रही थी। तो इस पे जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब थोड़े से मतलब वो रंजीदा हुए और जज्बाती भी, और उन्होंने कहा कि आप लोगों को चाहिए कि इंस्टीट्यूशन ऑफ जुडिशरी और जो जजेस हैं उनको आप स्ट्रेंथ दें, आप उनको सपोर्ट करें। और जो जज की स्ट्रेंथ होती है वो जजमेंट है और क्लैरिटी ऑफ माइंड है, और वो जो प्रिंसिपल्स हैं उसके साथ अगर आप जो हमारे प्रिंसिपल्स हैं जिन पे हम कायम हैं उन पे आप कायम रहें, यही आपकी स्ट्रेंथ है। जस्टिस एजाजुल एहसन साहब ने भी ड्यूरिंग के हेयरिंग के दौरान ये पूछा था कि आप ये बातें जो आपने स्पीच में की रावलपिंडी इस्लामाबाद बार के सामने, आप एक जजमेंट में किसी अप्रोप्रिएट जजमेंट में भी ये बातें लिख सकते थे। लेकिन जस्टिस शौकत साहब ख़ुद आज 2 दफ़ा खड़े हुए हैं और उन्होंने यही कहा कि मैं चाहता था कि ये जो प्रेशर है जुडिशरी के ऊपर से ये हट जाए। और वैसे तो उसमें हामिद खान साहब ने बहुत कुछ बताया, और ये भी बताया कि डीजी जो सी थे उनको तलब किया गया, हायर ऑफिशियल्स आर्मी चीफ ने उनको तलब फरमाया, और ये भी कहा कि आप मुलाकात करो। मतलब ये उनके स्टेटमेंट जो उन्होंने लिख के दी है सुप्रीम कोर्ट में, ये उस पर लिखा हुआ है। हाँ, ये पैराग्राफ 20 है कि ऑन द सेकंड विजिट डेटेड 19/7/2018 मेजर जनरल फैज हमीद टोल्ड दैट ऑन पासिंग ऑफ ऑर्डर्स डेटेड 18/7/18 बाय मी ही वाज समन्ड बाय जनरल कमर जावेद बाजवा, the Chief of Army Staff, and his job is at stake because Chief of Army Staff showed great annoyance and displeasure on his inability to handle a judge of High Court. As per him, Chief of Army Staff directed him to hold meeting with me to know what Judge Sahab wants. In reply, I stated that I need nothing except that all organs of the state and the respective departments of the executive may remain within the limits prescribed by the Constitution and the law of the land. अच्छा, ये इसमें नाज़िर साहब ये भी बता दूं कि ये इसमें मुकदमे में जिस केस का जिक्र हो रहा है उसमें इस रिप्लाई में ये भी उन्होंने लिखा है कि जो अपारा का ISI का ऑफिस है, इसके सामने आपको पता है ना कि ये बंद किया गया था जब दहशतगर्दी हो रही थी मुल्क के अंदर, तो सिक्योरिटी पर्पजेज़ के वाले से जो रोड है बड़ी तो मशहूर। उसमें जो है इस कोर्ट की तरफ से ऑर्डर किया गया था कि ये रास्ते खोले जाएं। तो उस हवाले से ये मीटिंग हुई शुरू, और जिसमें ये सारी बातें हुई, जिसमें पनामा भी डिस्कस हुआ, और फिर ये भी कहा गया कि 2 साल की मेहनत ज़ाया हो जाएगी। कि मैं आपसे अलहदगी में बात करना चाहता हूँ, जो विजिटर थे उसके बाद उसके दौरान ये बहुत सारी बातें हुई। लेकिन बात दरअसल ये है ये कि बहुत कुछ जो पीछे हो रहा था पर्दे के पीछे वो सामने आ गया है, और ये बहरहाल अनफॉर्चुनेट है। ये हमारे इंस्टीट्यूशंस के लिए अच्छा नहीं है। इंस्टीट्यूशंस के लिए अच्छा नहीं है। हसनात साहब, इसमें हम देखें तो 3 जो है खुफिया इदारों के एहलकारों के नाम बाकायदा लिए गए हैं, और ये भी कहा गया है कि ये लोग मुख्तलिफ हवालों से करते रहे, और अनाइंस का भी जिक्र है, और फिर
पनामा केस के हवाले से कि अगर ये शोहरत है शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब की कि उनके जो डीबी है अगर उसमें हुए तो वो डिफेंस को जो है वो ज़्यादा तक़वियत देते हैं, तो ऐसी सूरत में जो है वो उनको रिलीफ मिल सकता है। फिर 25 जुलाई के इंतखाबात की भी बात है इसके अंदर। तो ये सारी सूरत हाल अगर हम देखें तो ये तो जस्टिस शौकत सिद्दीकी का वर्जन है। इस वर्जन के ऊपर कैसे एतबार किया जा सकता है? अदालत जो है एक वन साइडेड वर्जन को कैसे बता सकती है? क्योंकि शौकत सिद्दीकी साहब खुफिया इदारों के अहलकारों के ऊपर जो मुदाखलत का इल्ज़ाम आयद कर रहे हैं उस हवाले से ये वबल चीज़ें हैं। और उससे ज़्यादा जो जस्टिस बंदयाल साहब का था कि भाई ये जो आप तो एक फैक्टर की बात कर रहे हैं जो इन्फ्लुएंस करता है, और भी फैक्टर हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं। इसका मतलब है इन्फ्लुएंस तो होती है, जुडिशरी में हर कोई स्टेक होल्डर जो होता है वो इन्फ्लुएंस डालता है। ये अलहदा बात है कि वो उन्होंने कहा कि हॉलीडेज़ में भी जो है आपको पता है कि रिलीफ मिल जाता है। गालिबन वो मेरा ख्याल है वो जो इशारा किसकी तरफ था? वो हॉलीडे सैटरडे को तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज़ शरीफ को बाहर भेजने के लिए वो जो अतर मिनल्ला साहब कहते थे कि आप श्योरिटी दें कि जी उनकी जान को कुछ नहीं होगा ये वो, लेकिन उसमें तो इदारे भी चाह रहे थे कि जी नवाज़ शरीफ बाहर जाएं। तो देखें मसला मकसद ये है कि हर लिटिगेंट जो है ना वो चाहता है कि वो अपने केस में पाकिस्तान का मिजाज है कि जी यार वो जज कोई फलां है उसका पता करें, ये एक मिजाज है, हर कोई करता है पोलिटिकल पार्टी। लेकिन कामयाब कौन होता है? वो इस मुल्क में एक ही मतलब है कि वो वहाँ सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट ही जब भी होती है वो होती है। नवाज़ शरीफ को, शरीफ ख़ानदान को 2015 से पहले तो ठीक है उन्होंने बहुत इन्वेस्टमेंट की जुडिशरी में, या जो भी रिलीफ मिले, उसके बाद जो रिलीफ मिले सिवाय हुदैबिया का केस है वो केस, इसके अलावा जो रिलीफ उनको भेजे यहाँ से बाहर भी गए या जो भी, उसमें रजामंदी इस्टेब्लिशमेंट की थी, उसके अलावा नहीं मिले। बाकी जो आप कह रहे हैं इंक्वायरी या जो मामला, अब बंदयाल साहब का ये है कि जी ये चीज़ें होती हैं, आप इस तरह स्पीच नहीं करते, और आपने मलाइन क्यों किया इंस्टीट्यूशन को, आप इंस्टीट्यूशन को क्यों बीच में डाला? बस मतलब ये है कि वो इस चीज़ का नहीं, वो कह रहे थे कि आप झूठ बोल रहे हैं आप। और सबसे बड़ी बात की बंदयाल साहब ने कि आप मोस्ट मतलब ऑनरेबल हैं और ऑनेस्ट जज हैं, मतलब शौकत सिद्दीकी साहब उनको मुखातिब करके अब वो भी उस मौके के ऊपर हुआ कि जब जो है जैसे शौकत सिद्दीकी ने खड़े होकर अदालत के अंदर ये कहा कि जनाब ये बात हो रही थी, तो जैसे शौकत सिद्दीकी जो है वो खड़े हो गए, उन्होंने कहा कि इन तमाम दबाव और नामालूम अफराद जिस तरह से इस्लामाबाद के अंदर उठाए जाते हैं, इस सब के बावजूद वो जो है वो इस्लामाबाद के अंदर रह रहे हैं। तो इस पर जस्टिस उमर था बंदयाल ने कहा कि जस्टिस शौकत सिद्दीकी, यू आर एन ऑनरेबल एंड ऑनेस्ट मैन। 2 दफ़ा कहा ऑनेस्ट। उन्होंने एक चीज़ बात बेसिकली ये भी कही थी कि मेरे बेटे दोनों लॉ प्रैक्टिस करते हैं इस्लामाबाद में, लेकिन मैंने उनको मना कर दिया कि आपने इस्लामाबाद में प्रैक्टिस नहीं करनी, वो पिंडी करते हैं। इस पे जस्टिस ने कहा था यू आर एन ऑनरेबल एंड ऑनेस्ट मैन। लेकिन लफ्ज़ जस्टिस शौकत सिद्दीकी इस्तेमाल किया उन्होंने। बिल्कुल बिल्कुल जस्टिस शौकत सिद्दीकी इस्तेमाल किया, और उनको इसी तरह वो एड्रेस किया जा रहा था कि मतलब वैसे अदरवाइज़ वो फॉर्मल जज है, क्योंकि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने तो जिस दिन नोटिफिकेशन अपना प्रेसिडेंट साहब को भेजा था रिकमेंडेशन, तो उसी दिन लॉ मिनिस्ट्री ने नोटिफिकेशन भी इशू कर दिया था। बात ये है कि ये बंदयाल साहब मतलब बहुत अच्छे मतलब उनका एक व्यू है, बड़े अच्छे नफीस इंसान है इसमें वैसे ये लेकिन अगर देखिए रात को तो यहाँ पे भी अदालत आपको पता है ना रात 10 बजे भी लगी थी जब वो नोटिफिकेशन की बात हो रही थी कि जनाब कोई नोटिफिकेशन जो है पीपल्स पार्टी की हुकूमत जारी करने वाली है, तो उस दिन रात को 10 बजे भी तो यहाँ अदालत लगी थी ना। वो हुई मेमो गेट में, यहाँ 11 बजे एफिडेविट किए गए, वो सारा कुछ था। तो साकिब निसार साहब भी 6 शाम बैठे बात रहते ये है थे। कि बसद इस्लाम जस्टिस बंदयाल साहब की ओपिनियन जो है ना वो एक मतलब एक ओपिनियन है, और एक जुडिशरी में जो माइंड सेट आप कहें कि उनकी ये ओपिनियन है कि यार ये जो भी चीज़ें हैं इसको हसास है, वो चीफ जस्टिस बनेंगे अच्छा, आगे। लेकिन जो दूसरी साइड है मैं वो बात कर रहा हूँ, जस्टिस बाकिर साहब, जस्टिस मंसूर अली शाह, वो भी तो एक जस्टिस कादी फाइज साहब, उनका भी आप देखें ना, शौकत सिद्दीकी साहब को छोड़ दें, उनके भी आप जो एडिशनल नोट हैं उनको पढ़ें। इसके अलावा जो प्रोसीडिंग में जो कुछ बातें हुई, जिस किस्म के रिमार्क्स आए, उनको आप नहीं कर सकते। बंदयाल साहब मतलब फ्यूचर के चीफ जस्टिस हैं और बहुत ही ऑनेस्ट हैं अकाउंटेबिलिटी पे। क्या वो पूरी जुडिशरी का ये मौक़िफ़ है जो बंदयाल साहब का मौक़िफ़ है? अच्छा, हामिद खान साहब ने भी कहा कि हम जद्दोजहद करते हैं, और 2007 और फिर 2009 की वकला जद्दोजहद जो है उसके बाद हम ये समझ रहे थे कि अदलिया जो है हर किस्म के दबाव से आज़ाद हुई है। और इस पर नहीं, उमरता उसमें बंदयाल वो- साहब का भी ये कहना था कि
हम आज भी 2009 पे ही उसमें हम की उसमें पर ही तो खड़े हैं और उस- हमारी अचीवमेंट ये है। उसमें तो माजरत के साथ सारे ही इस्तेमाल हुई जो भी हैं, चाहे वो शौकत सदीकी साहब हैं, चाहे हामिद खान साहब हैं। सिविलियन इदारों को मजबूत नहीं होने दिया गया, स्पेस नहीं दी गई। इफ्तिखार चोई साहब ने 2009 से 13 तक यहाँ जो है क्या कुछ नहीं पॉलिटिशियंस के लिए किया, खिलाफ किया सब कुछ। फिर साकिब निसार साहब आ गए, माशाल्लाह उन्होंने तो कोई कसर नहीं छोड़ी ना। मतलब नहीं, जिस जब किस्म के आपके नमाज थे- पॉलिटिशियंस जो हैं वो साफ नहीं होंगे, जब वो देखें, सादिक और अमीन पे पूरा नहीं उतरेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट के देखें, ऊपर, ये- किसी का कर्जा है, देखें, किसी का कुछ एक है, किसी की डिग्री फैसला जाली नहीं, है, यहाँ कयूम साहब कोई गलत तौर पे होता है। यहाँ मैंने के- आपका आर्टिकल पढ़ा है वो, देखिए, लेकिन correct, मुझे बहुत सारे इतराज़ात हैं उस मुझे ये पे। बताएं कि कितने लोगों के यहाँ हाई स्कैंडल आया, NICL आया, कितने लोगों को कन्विक्ट किया गया। इवन हामिद सईद काजमी को जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने क्विट कर दिया। यहाँ जी रमदे साहब जी कि जी वो इतनी करप्शन, ये हज पे पैसा, ये वो, फिर वो लोगों को क्यों नहीं आपने कन्विक्ट किया? वही अब ये क्या देखें नहीं ना, साहब? साफ पानी की जो कंपनियों वाला मामला था वो भी अब मैं यही कह रहा हूँ कि जबरदस्त हो इस गया। माजरत के साथ जुडिशरी का साकिब निसार साहब 10 साल जो रोल रहा है, आप एजेंसीज को उस वक्त ब्लेम करें। सारा जो साबिक जजेस थे, इन्होंने उनके हाथ मजबूत किए। लायर मूवमेंट में मुझे बताएं, पॉलिटिशियन ने जो वर्कर थे, पॉलिटिकल वर्कर, उन्होंने खून दिया। बड़े किन के 12 मई को क्या क्या पॉलिटिशियन नहीं, उनके लोगों ने ये जो है वो शहीद हुई है, लोग वर्कर। आप आते साथ आपने जो है पॉलिटिशियंस के पीछे पड़ गए, आपने स्पेस नहीं दी। आपने एक होता है ना मतलब करप्शन के नाम, मुझे बताएं जितने मार्शल लॉ पाकिस्तान में एनआरओ लगे, था ना, एनआरओ का केस कयूम आप साहब- बात कर रहे हैं ना। कयूम साहब उन सब- एनआरओ जो है वो जनरल परवेज मुशर्रफ के दौर में किसको दिया गया था? बिल्कुल दिया उस गया। एनआरओ का केस था ना। उसमें भी और फिर ये भी आप NRO देखें नहीं, कि उसमें नवाज शरीफ को मजबूत करना था और पीपल्स पार्टी को कमजोर करना था, यही बात। फिर उसमें माजरत के साथ जुडिशरी का कोई रोल जो है ना 10 साल में, कोई मैं विद फैक्ट्स प्रूव कर सकता हूँ यार। आप मुझे बताएं कि जो पनामा में, चल नवाज शरीफ साहब तो पहले, जो पनामा में उनको एक रेफरेंस में सजा दी गई, उसमें जुडिशरी का रोल, जिस तरह साकिब साहब ने कहा कि 3 हफ्ते में एक रेफरेंस को डिसाइड करें, क्यों आपने कहा जी? आज आपको लोग पूछ रहे हैं ना कि आप इन्वॉल्व थे चीज़ों में। फिर 2 सेनेटर आपने PTI के नून लीग के तब डिस्क्वालीफाई किए जब नून लीग PTI जो है पंजाब असम्बली में मेजॉरिटी में आ गई, वलीद इकबाल और ये बने। ये वो फैक्ट्स हैं जो माजरत के साथ माजी में आपको ये याद आएंगे कि आपने क्या क्या रोल रहे हैं। और फिर उसके बाद एक ये- मिनट शुरू हो एक गया, छोटी मुझे पता है, नहीं, एक छोटी सी मैं उनको सपोर्ट कर, मैं एक बात कहूँगा। ये मुझे माइक से छोड़े ना। बताएं कि जब क्रिपलिंग लोड शेडिंग होती थी तो उस वक्त की गवर्नमेंट जो थी उसने एक स्टॉप गेप अरेंजमेंट के लिए रेंटल पावर बुलाए थे। आपने उसका इशू नहीं बनाया था। ये लीड किसने लगाई थी राजा रेंटल की? किसने भी लीड नहीं, लगाई मुझे थी, वो बताएं बाद किसने में- लगाई वो थी बाद लीड? में- वो बाद में राजा लगी- रेंटल की लीड किसने वो बाद लगाई में थी? लगाई थी। आपने लगाई थी। वो बाद में लगी थी। अच्छा अच्छा, उसके बाद आपने कारके को नहीं भिजवाया था। आपने इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन अपने खिलाफ नहीं करवाई थी। आपने TCC के साथ क्या की, रिकॉर्डिक में क्या कुछ हुआ? इंटरनेशनल आपने आर्बिट्रेशन में पाकिस्तान को एम्बेरसमेंट नहीं करवाई। आपने पेनल्टी आफ्टर पेनल्टी नहीं करवाई, वो $बिलियन की। मतलब आप ये चीज़ें तो ना भूलें ना कि जुडिशरी का रोल जो है वो इतना अच्छा नहीं रहा इन चंद सालों में। और ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि आपने पॉलिटिशियंस को और पॉलिटिकल पार्टीज़ को स्पेस बिल्कुल नहीं दी काम। आप उन्हें काम करने दें। उसके बाद जब आवाम है, हम किस लिए बैठे हैं? हम उनको देख लेंगे जब होगी, इलेक्शन आएंगे। अच्छा, चलें वापस आ जाएं इस प्रोसीडिंग में। जो है ये जहाँ ये बात करें ना, वहाँ पे फिर वही 25 जुलाई वाली बात भी आ गई। इसमें शौकत अजीज सिद्दीकी साहब ये लिखते हैं कि ही मेजर जनरल फैज़ हमीद फर्दर इन्फॉर्म्ड, ये अपनी उस मुलाकात का जिक्र करते हुए कहते हैं कि जनरल फैज़ हमीद जो हैं उन्होंने मुझे बताया कि वो ये अश्योरेंस चाहते हैं कि नवाज शरीफ का मामला जो है उनकी ज़मानतों का, वो 25 जुलाई के जो इंतखाबात हैं उससे पहले टेकअप ना हो। वही मैं कह रहा हूँ ना कि ये सारी चीज़ें जो हैं आप इनको मिलाएं, अब करें, वो परसेप्शन जो डेवलप हुई नहीं, है। मेरा सवाल वही है कि ये शौकत अजीज सिद्दीकी साहब के इन एलिगेशंस की सपोर्ट के अंदर डॉक्यूमेंट कौन सा है कि अब हाँ वाकईतन जनरल फैज़ उनके साथ ये बातें की हैं या नहीं की हैं? वो कह रहे हैं कैसे डिटरमिन कैसे होगा कि ये जो इल्ज़ाम इतना बड़ा लग रहा है? वो ये बात कह रहे हैं कि ये इल्ज़ाम की तो बात हम कर ही नहीं ना रहे, उसको वो कह रहे हैं कि झूठ पे भी हम नहीं कह रहे कि ये झूठ आपने बात क्यों की, ये तकरीर क्यों की, ये बात। हालांकि आसिफ सईद खोसा साहब ने जो तकरीर की न्यू जुडिशल ईयर में 2019 में, उन्होंने कहा लूप साइडेड इंक्वायरी अकाउंटेबिलिटी मुल्क में हो रही है, पॉलिटिकल स्पेस ख़त्म हो रही है, फ्रीडम ऑफ स्पीच ख़त्म हो रही है। आसिफ सईद खोसा साहब की अंग्रेज जो स्पीच थी वो इंग्लिश में थी और शौकत साहब की उर्दू में थी। और आसिफ सईद खोसा साहब ने जो इनफॉर्मली बहुत कहीं को बताया कि किस तरह इन्फ्लुएंस डाला जाता है। तो शौकत सिद्दीकी साहब भी अपनी जजमेंट लिख देते हैं ना।
ये कहने की क्या जरूरत है भाई स्पीच वो न्यू जुडिशल ईयर में जो स्पीच है ना 2 पैराग्राफ आसिफ सईद खोसा साहब की, वो पढ़ें और शौकत सिद्दीकी साहब की स्पीच पढ़ें। मेरा ख्याल है कोई 19-20 नहीं, का वो फर्क तो अदलिया के ऊपर दबाव और मुदाखलत के हवाले से आज भी हामिद खान साहब ने सिंध हाईकोर्ट बार की जो जजमेंट है उसका हवाला दिया और उसके अंदर सारी नरेशंस हैं कि किस किस तरह से अदलिया के ऊपर दबाव रहा है। कयूम साहब, बात वही है जो आप जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब ने जो पिछली हियरिंग में भी एक बात की थी और आज भी बात जो सो मनी वर्ड्स में की है, बात वही है कि दरवाज़ा क्यों खोला आपने। देखें, डिस्टेंस रखने, आपको याद होगा कि जब फॉर्मर एक चीफ जस्टिस गए थे तो उन्होंने हमें क्या बताया था कि आप इनसे डिस्टेंस रखेंगे तो बचेंगे, वरना आप इनकी गोद में जाके बैठ जाएंगे, क्योंकि इंटाइस किया जाता है, बहुत सारे रास्ते हर तरीके से वो आपको कोशिश करते हैं कि इन्फ्लुएंस किया जाए, आपको मतलब शीशे में उतारा जाए। तो डिस्टेंस रखें ना, बात वही है कि दरवाजे खुलेंगे तो लोग आएंगे। नासिर साहब, एक बड़ा बुनियादी सवाल है, आज भी 211 की बार की रुकावट की बात हुई है कि उसको कैसे अबूर किया जाएगा। तो अभी तो ये जो है वो फैक्ट्स को ही नरेट कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, वो सारा कुछ है, क्योंकि आज हामिद खान साहब ने जो अपनी पहली प्रपोजिशन दी है, उन्होंने कहा कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल भी जो है वो मेलाफिडी पर उनका रवैया था और वो उस मेलाफिडी को जो है वो क्योंकि शोकाज नोटिस इस तरह से किए गए कि एक हेयरिंग के दौरान शौकत सिद्दीकी जो है उन्होंने फैज़ाबाद धरना केस कुछ रिमार्क्स दिए, तो 2 लोगों ने आज वो जमशेद दस्ती का भी जिक्र है और एक वकील का भी 2 रेफरेंसेस आए, जिसके फ़ौरन बाद उनका ये कहना था कि मुझे ये शोकाज नोटिस दे दिया गया। नहीं, आपको याद है कि वो जब 13-14 चार्जेस थे शौकत साहब के, उस पे किसी एक ने उन्हें साकिब साहब को गए ये वो सीडीए वाला आप बात कर रहे हैं, गुबांग वाला रेफरेंस। केस बनता नहीं है इस पे। हाँ। उन्होंने कहा क्या करा, आसिफ नहीं छोड़ वो आप भी थे उस मीटिंग, आपको भी वो फैक्ट नरेट हुई है कि यार वो आसिफ, मसला ये है कि ये बात ठीक है कि डिटरमन थे कि भाई आपको चीफ जस्टिस नहीं बनना, वो तो देखें ये बात तो अब रिकॉर्ड में आ गई है कि अतर मिनाला साहब को वो चीफ जस्टिस नहीं बनने दे रहे थे। इवन उन्होंने एक जज को कहा कि जी हम आपको चीफ जस्टिस बनाएंगे, अगर आपने इनकार किया तो फिर मतलब इस तरह की बातें ये किसने किसको इतराज किया, कोई बताएं तो सही ना। अतर मिनाला साहब को चीफ जस्टिस बनने के लिए हवाले से ये था कि भाई उनको नहीं बनना। कौन कह रहा था? यही जो सुप्रीम जुडिशल कमिशन में उस वक्त थे, जो भी थे, चेयरमैन थे या जस्टिस साकिब निसार, वही थे साबिक चीफ जस्टिस। ये तो बात बारों में ओपन हो रही है कि अतर मिनाला साहब के लिए रुकावटें डाली गई और जो भी रुकावटें, ये इस चीज़ को साकिब नासिर साहब भी सेकंड करेंगे। अच्छा, ये बताएं ना कि आज जब शौकत सिद्दीकी साहब ने आखिर में जब ये कहा, जब ये सारा कुछ फ्रस्ट्रेट हो गया, सुने तो गल तो सुन लो ना जनाब, माजरत ताड़ी कबूल कर लेंगे, पहले मेरी माजरत देने वाला तानू सवाल जो कुछ हुआ ना सरकार गल तो सुनो। 2017 के बाद से हुई है और पनामा के बाद ये सारा कुछ साकिब निसार साहब का जो दौर है ना, उसके बाद से तो बिल्कुल जो ये चीज़ें हुई ना कि जी मेरे पास सब कुछ आ जाती है, इन्फॉर्मेशन व्हाट्सएप पे आ जाती है, मैं ये हो जाता हूँ, तो वो उन्होंने कोई पूरी जुडिशरी के लिए कुछ किया ना। आज अच्छा नहीं किया, ठीक है। सवाल मेरा यहाँ पे आया ना कि जैसे शौकत सिद्दीकी जब आखिर में उठे और उन्होंने कहा, क्योंकि जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा कि आपका उनके साथ आप टर्म्स पे थे खुफिया अदारों के एहलकारों के साथ, तो इस पर उन्होंने कहा कि नहीं जी मेरा कोई रब्ता नहीं, मैं कोई उनके साथ कोई ताल्लुक़ नहीं था। और उन्होंने ये फिर एक मरतबा बात की कि जनाब 2 जज साहबान मेरी गर्दन दबोचने के पीछे थे। वो कौन कौन थे 2 जज? नहीं, मैं तो अब ये नहीं है कि राब्ते नहीं थे, आप छोड़ें इन चीज़ों को, वो मतलब बहुत से केसेस में वो असिस्टेंस भी उनको ये तो नहीं बता रहे नाम, आप बताएंगे क्या कहा उन्होंने? बेसिकली यही कहा था कि साकिब निसार साहब और जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब का नाम लिया था, लेकिन इस पे फिर जस्टिस बंदियाल साहब नाराज़ भी हुए थे। उन्होंने कहा था कि अब आप नाम लेने पे आ गए तो हम आपकी बात नहीं सुनेंगे। लेकिन मैं जो आपको एक बताना चाह रहा था, देखें ये हेयरिंग बहुत डिफ़िकल्ट है, क्योंकि इसमें 211 का बार जस्टिस बंदियाल साहब बात कर रहे हैं और उन्होंने ये भी बात क्लियर कर दी है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की प्रोसीडिंग्स इसमें कंप्लीट हो गई हैं, जबकि जो दूसरे केसेस थे, जस्टिस काजी फाजिसा का केस या केसेस थे, उसमें सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की प्रोसीडिंग्स पूरी नहीं हुई थी। इसलिए हामिद खान साहब ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि आर्टिकल 209 जो है 5, उसमें ये लिखा हुआ है कि इंक्वायरी करेगा सुप्रीम जुडिशल काउंसिल, लेकिन इसमें इंक्वायरी के बगैर शो कॉज नोटिस दिए है, इसलिए ये मेलिफाइड वो है एक्सरसाइज। तो इसलिए आप इसको सेट असाइड करें, क्योंकि ये तमाम प्रोसीडिंग्स जो है वो विशिएट हो गई है और इसमें प्रोसीजर्स को फॉलो नहीं किया गया। ये हामिद खान साहब एक बिल्डअप कर रहे हैं आर्गूमेंट, ठीक है, उसको साबित करने के लिए ये सारे उन्होंने ये पढ़ा है और ये वो है जो सारा
रिकॉर्ड है जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को उन्होंने शोकॉज नोटिस के जवाब के अंदर जो बातें उन्होंने लिखी थी, ठीक हो गया। ये पेज नंबर जो है ना 225 से लेके 231 तक जो हैं उनके जवाब के, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एडिशनल वो है रिप्लाई है जो उन्होंने, और ये सुप्रीम कोर्ट में फाइल भी हो गई हैं, आज पढ़ी भी गई है अदालत के अंदर, सारा कुछ ये पढ़ा गया। बिल्कुल। तो बहरहाल अब देखें कि ऊँट किस करवट बैठेगा, लेकिन ये एक बहुत डिफ़िकल्ट बर्डन है हामिद खान साहब ने उठाया हुआ, जो बहुत मुझे बज़ाहिर मुश्किल लग रहा है। लेकिन अगर वो मुझे मेरी अपनी रीडिंग है, जो आई मे बी रॉन्ग, कि हुकूमत में का जो रवैया होगा ना, इसमें कोई इतना अच्छा बुरा नहीं होगा, और कोई ना कोई अच्छा कोई ये ना बात कोई- भी है। आज जब ये सारा कुछ हो रहा था और बड़ी जज्बाती थी, तो अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान और उनकी टीम जो है, उन्होंने इस मामले में बिल्कुल इंटरफेयर नहीं किया, वो खामोशी से बैठे रहे। नहीं, मेरा ख्याल है वो रिस्पॉन्ड करेंगे। एक बात जो हम कर रहे हैं कि आज बार के बारे में जस्टिस बंदयाल साहब ने कहा कि जी बार की जो पॉलिसी होती है उनकी प्रायोरिटीज़ होती हैं, और वो मेरा ख्याल है वो बात ठीक भी कर रहे हैं कि बार की जब जजेस हो रहे हैं अपॉइंट तो वो खामोश हो जाते हैं। जब जजेस अपॉइंट उनके कोई जज फैमिली का ना हो रहा हो या कोई और फैमिली ना हो, तो वो फिर यहाँ मेरिट में एक जजेस अपॉइंटमेंट पे कॉन्फ्रेंस भी हो जाती है, सब कुछ। इसमें कोई शक नहीं कि बार रिप्रेजेंटेटिव्स के भी माजरत के साथ प्रायोरिटीज़ होती हैं। लेकिन एक चीज़ जो बात है, कयूम साहब बार जो है ना हमेशा एंटी स्टैब्लिशमेंट रही है। आसिफ सईद खोसा साहब ने आखिर में आपने देखा जब पोस्टर एंटी स्टैब्लिशमेंट का दिया, जब वो रिटायर हुए तो सारे वकील जो हैं खड़े होकर उन्होंने तालियां। ये एक होता है जो भी जज जो है ना इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ खड़ा हुआ है, चाहे वो इफ्तिखार चौधरी, चाहे जस्टिस काजी फाइसा, चाहे शौकत सदीकी, तो बार जो है ना वो खड़ी हुई है। बार में पाकिस्तान में जो रेजिस्टेंस है वो हमेशा इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ हुई। बाकी आप कह रहे हैं कि करप्शन पे जी वकील जजेस को करना चाहिए, तो जितने माशाल्लाह पाकिस्तान में लगे हैं वो करप्शन के नाम पे लगे हैं, लेकिन उन्हीं करप्ट सियासतदानों को फिर साथ मिला लिया जाता है, और ये हम सारी जो ड्रामे हैं ये सारे देख लेते हैं। तो इस वजह से आप ये नहीं कहते। चलें जी, आप दोनों हजरात का बहुत बहुत शुक्रिया। ज़ाहिर है ये बहुत लंबे डॉक्यूमेंट्स हैं, ये इतने ज़्यादा पढ़े नहीं जा सकते, लेकिन क्रक्स जो यही है कि आज जो हामिद खान साहब ने शोकॉज नोटिस के जवाब में शौकत सदीकी के जो रिप्लाई थे, वो क्योंकि उनकी प्रपोजिशन है और जो लीगल बार उनके सामने है वो है 211 का, और अदालत कह रही है कि पहले बताएं कि 211 का बार आप कैसे कबूल करेंगे। और ये इस्टेब्लिश्ड है कि अगर मेलाफिडे या मेलिस इन लॉ और जो है ये अगर हो कोरम नॉन जुडिस या वो इख्तियार हो इंक्वायरी, तो अगर ऐसे मामलात हों तो फिर सुप्रीम कोर्ट 184(3) के नीचे SJC में होने वाली कार्रवाई या उसके बाद क्योंकि ये मुख्तलिफ नौइयत की है। पहले जो दो रेफरेंसेस थे, इफ्तिखार चौधरी वाला और जस्टिस काजी फाइसा वाला, वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर ज़ेर समाअत थे और मेलाफिडे की बुनियाद के ऊपर उनको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया था, वहाँ पर फैसला नहीं आया था और दोनों रेफरेंस क्वैश हुए थे। जस्टिस शौकत सदीकी का केस इस हवाले से मुख्तलिफ है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल अपना फ़ैसला दे चुकी है और फैसले के बाद वो इम्प्लीमेंट भी हो चुका है। और फिर दूसरी तरफ एक और बात भी है, और वो ये है कि अगर सुप्रीम कोर्ट 211 की ये बार कबूल कर जो है रुकावट ख़त्म होती है, काबिल समाअत करार देती है उनकी इस आइनी दरख्वास्त को, तो फिर उसके बाद अगर शौकत सदीकी के हक़ में फ़ैसला होता है तो फिर उसके इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो जजेस हैं उनके हवाले से क्या होगा। दूसरी तरफ शौकत अजीज़ सदीकी की बतौर जज रिटायरमेंट की तारीख भी 30 जून जो है वो दमादम चलती हुई सामने आ रही है। तो आज की जो तारीख़ी रुदात थी, जो कुछ हमने देखा, मुकम्मल तौर पर तो आपके सामने नहीं पहुंचा सके, लेकिन उसका खुलासा जो है वो पहुंचा चुके। शराय दस्तूर से अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी को AQS लाइव से इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।